रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, गुरुवार को दीपावली है। सबसे पहले तो आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं विशेष में, उसका विषय भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह के दृश्य बन रहे हैं झारखंड में, जो सीन बन रहे हैं, क्योंकि नॉमिनेशन खत्म हो गया। 29 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन था। दोनों फेज के लिए नामांकन संपन्न हो गए हैं। अब यह आकलन किया जा रहा है कि जो कैंडिडेट मैदान में आए हुए हैं उसके हिसाब से जो आकलन हो रहा है, उस आकलन को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि कहीं फुस न हो जाए जयराम बम। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने एक कहावत सुनी होगी, जो बुलबुला तेजी से बनता है वो फूटता भी बहुत जल्दी के साथ है। अब देखिए, जिन सीटों पर, जिन जगहों पर लगातार जो है सो जो मुद्दे लेकर के जयराम महतो निकले थे, उनको समर्थन मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे पार्टी का विस्तार होता है, जेएलकेएम का विस्तार होता है, कुछ अपने छोड़ के जाते हैं और उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं भी होने लगती है। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है जयराम की टीम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थिति देखिए, दीपावली है, जाहिर है झारखंड में इस बार 2 दीपावली होने हैं। अब सोचेंगे आप 2 दीपावली कैसे हो रही है। एक तो गुरुवार को दीपावली है जो सब लोग मनाएंगे, और एक राजनेताओं की अलग दीपावली होगी, और वो दीपावली होगी 23 नवंबर के दिन। जिसके हाथ में सत्ता आएगी वो जमकर दीपावली फिर से मनाएंगे, यानी बड़ी दीपावली मनाएंगे वो। और जिनके हाथ में सत्ता नहीं आएगी उनके लिए ये दीपावली फुस साबित होगा, 23 नवंबर वाला दीपावली। अभी की दीपावली हमारे नेता नहीं मना पा रहे हैं ढंग से। कारण है कि उनको अभी जो है सो दीपावली से ज्यादा अपनी सीट को सुरक्षित रहने की जिम्मेवारी है। सीट कैसे सुरक्षित रहे इसकी चिंता है। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भाजपा, जिस तरह से जयराम की घेराबंदी कर रहा है, कहीं बीच रास्ते में ही जयराम धराशायी न हो जाए। अब आप देखिए कि जो दृश्य बन रहे हैं, जो सीन बन रहे हैं, पूरे चुनाव के अगर सीन को आप देखेंगे, जो अभी तक नॉमिनेशन जो फाइल हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 81 सीटों पर सेना सज गई है। घात प्रतिघात का दौर शुरू हो गया है, और जो स्थिति दिख रही है उसमें 14 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहे हैं। 65 सीट पर आमने सामने की जंग दिखाई दे रही है। 2 सीट ऐसे हैं जिस पर कि चतुष्कोणीय संघर्ष के आसार दिख रहे हैं। वो 2 सीट हैं धनवार और ईचागढ़। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जयराम की सेना आगे बढ़ रही है, जयराम की सेना लगातार जो चीजें सामने आ रही है। अब देखिए, जयराम को जो है सो डुमरी में ही रोक दिया गया। डुमरी में वो जा रहे थे, डुमरी में उनको रोक दिया गया, और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया है। सोशल मीडिया पर वायरल किया है इस वीडियो को। और जो सवाल वहां पर किए जा रहे थे, यहां क्या काम है, अब आप इसको भी देखिए। बाहरी भीतरी की बात होती है, बिहारी है तो झारखंडी है, बंगाली है, ये बातें होती हैं। और हर बार जब चुनाव आता है तभी ये बातें सामने आती हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि बिहार से ही कटकर झारखंड बना है। एक समय बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों एक ही साथ थे, और कटते कटते पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा 3 स्टेट बना, फिर बाद में झारखंड स्टेट बना। अब जो लोग जहां थे वो वहां बसे हुए हैं, रह रहे हैं। कल ही एक मीडिया को बयान देते हुए जो बेरमो से विधायक हैं अनूप सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा उनके पास तो 1908 का खतियान है। 1908 का खतियान है उनके पास। जयराम से भी पहले का खतियान उनके पास है। जो खतियान 1932 की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो 1908 का खतियान है। मेरे परदादा, उनके उससे भी पहले के वंशज जो है सो झारखंड में रहते आ रहे हैं।
और ऐसे एक दो लोग नहीं हैं, अगर वो दावे के साथ कहते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ होगा दम, तभी वो सार्वजनिक रूप से इस बात का ऐलान करते हैं। और जब डुमरी में रोक दिया जाता है जयराम महतो को, तब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस बीच जो दृश्य बन रहे हैं, उस दृश्य में ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ने जयराम के काट के लिए पॉलिसी नहीं बनाई हो, रणनीति नहीं बनाई हो, और रणनीति तैयार की गई है। अब देखिए 14 जो सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष हो रहे हैं, जो जानकारी आ रही है उसमें से 5 ही सीट ऐसे हैं जहां पर कि जयराम महतो त्रिकोणीय संघर्ष तैयार कर रहे हैं, जिसमें सिल्ली है, गोमिया है, डुमरी है, टुंडी है और बेरमो है। ये 5 सीट है। अब इन सीटों में 2024 के लोकसभा का आकलन आप करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिल्ली में जयराम के पार्टी के जो नेता थे देवेंद्र नाथ महतो, जो भी कैंडिडेट भी हैं सिल्ली से, वो दूसरे स्थान पर थे। इसके बाद आते हैं गोमिया में। गोमिया में जयराम नंबर 1 हो गए थे, नंबर 2 पर आसू आ गई थी। डुमरी में आते हैं तो डुमरी में भी जयराम नंबर 1 हो गए थे, नंबर 2 पर आसू थी। टुंडी में 3 नंबर पर जयराम चले गए थे, नंबर 1 पर आसू, नंबर 1 पर जेएमएम, नंबर 2 पर आसू और 3 नंबर पर जयराम थे। बेरमो में भी 3 नंबर पर जयराम थे। तो जो दृश्य बन रहे हैं, और उस समय का आप अगर आकलन करेंगे, लोकसभा चुनाव में जो 51 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली थी, वो चुनाव परिणाम एनडीए का नहीं हो सकता है विधानसभा में। अगर ऐसी ही बात होती तो 57 सीट लाने के बाद एनडीए या भाजपा पिछले चुनाव में जो 2019 के चुनाव हुए थे, उसमें जो है सो 25 सीटों पर आके नहीं सिमट जाती। तो लोकसभा चुनाव का परिणाम विधानसभा चुनाव का परिणाम होगा, यह कहना गलत होगा। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में एक अलग तरह का वोटिंग पैटर्न होता है और विधानसभा में लोगों के मन में जो वोटिंग पैटर्न होता है वो अलग होता है। स्थानीय मुद्दे विधानसभा चुनाव में ज़्यादा हावी होते हैं, लोकल मुद्दे जो होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे लोकसभा चुनाव में आते हैं। अब इस स्थिति में देखें जिस तरह से लगातार तैयारी की जा रही है। अब सुदेश में तो उनको भी है कि भाई लोकसभा चुनाव में तो उनका डुमरी और फिर गोमिया सीट पर 1 नंबर पर आ गया था जयराम महतो। दोनों ही सीट पर उनके ही कैंडिडेट हैं, गठबंधन में उनको मिला हुआ है। सिल्ली में 2 नंबर पर तो उन्हीं गठबंधन में है। टुंडी और बेरमो भाजपा के पास है, जो 5 सीटें हैं। अब यहां पर सुदेश महतो कमजोर नेता नहीं है। सुदेश महतो को अगर हल्के में लेकर के चल रहा हो जयराम महतो या फिर अमित महतो, जो भी हो, जो कैंडिडेट उनके साथ हैं, तो वो हल्के में लेने वाले नेता नहीं हैं। और पिछले 3 टर्म शुरू में और उसके बाद अभी 1 टर्म, 4 टर्म के वो विधायक हैं। राजनीति का लंबा अनुभव है। वो हल्ला कम और काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जाहिर है कि वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, और मेरे पास जो जानकारी है, जो रणनीति तैयार की गई है, उस रणनीति के सामने जो है सो जयराम की रणनीति नहीं चल पाएगी सिल्ली में। दूसरी बात है कि तीनों ही महतो कैंडिडेट हैं, तो जो 34% वोट महतो का है वो वोट बटेगा, और इसके बाद जो शेष वोट बचते हैं, चाहे वो मुस्लिम के हो, वो तो जेएमएम के साथ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंडा का जो 14% वोट है उस पर सबकी निगाहें हैं। तो अभी तक जो है ट्राइबल वोट में सेंधमारी करने में सफल नहीं हो पाए हैं जयराम महतो। ये है 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं। महतो एरिया में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा लोकसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके जो ट्राइबल एरिया में कैंडिडेट खड़े हुए थे, वहां पर उनका परसेंटेज अच्छा नहीं था। महतो एरिया में भी अगर आप देखेंगे तो जमशेदपुर में उनका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा था। जमशेदपुर क्षेत्र में, उधर जो कोल्हान के बेल्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। परफॉर्मेंस अच्छा हुआ कोल्हान में, सिर्फ ईचागढ़ में एक जगह पर थोड़ा अच्छा रहा,
दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपका सिल्ली में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, रामगढ़ में, मांडू में, गोमिया में, डुमरी में, गिरिडीह में और टुंडी में, यहाँ पर परफॉर्मेंस, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस डुमरी और गोमिया में रहा उनका। तो इस स्थिति में कैसे 2-3 सीटों पर आकर के रोका जाए इनको, क्योंकि कुछ सीटों पर भारी पड़ेंगे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां जहां भी हैं ऐसा नहीं है। टाइगर जगन्नाथ महतो का निधन जरूर हो गया है, लेकिन डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी धमक अभी भी कमजोर नहीं हुई है। और आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि उनसे पूछा गया था, जयराम को जब रोका गया डुमरी में, तो उनसे पूछा गया कि भाई क्यों आए हो यहां पर, तो उन्होंने कहा उपचुनाव में तो मैं नहीं लड़ा था चुनाव, लेकिन हो गया। उस समय जयराम जगन्नाथ दा को लेकर नहीं लड़ा चुनाव, लेकिन अब लड़ रहे हैं। तो ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वहां पर, ये जो उनके खिलाफ माहौल बन रहा है जयराम के खिलाफ, कि एक विधवा के खिलाफ वो चुनाव लड़े हैं, वो भी महतो होकर के आए हुए हैं, और जो उनके गुरु रह चुके हैं, राजनीतिक गुरु रह चुके हैं, उनकी पत्नी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये एक विरोध का स्वर हो रहा है, और ये विरोध का स्वर तैयार किया गया। आप गौर करेंगे कि हेमंत सोरेन जब गए थे बेबी देवी के नामांकन में, तो उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कहा था टाइगर तो एक ही थे, बाकी जो अभी आ रहे हैं वो सभी लकड़बग्घा हैं। ये बयान उन्होंने दिया था। आप समझ सकते हैं ये बयान उन्होंने किसके लिए दिया था। और अब एनडीए में हो या आईएनडीआईए गठबंधन में, एक एक सीट को लेकर के रणनीति बन रही है। एक एक सीट पर ऐसी रणनीति बन रही है कि आखिर जो नए चेहरे आ रहे हैं, उस नए चेहरे का जो सोशल मीडिया पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। और इस रणनीति में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन तो है ही, लेकिन जयराम को लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही है। जयराम के लिए अच्छी बातें हो सकती है कि वो पहली मर्तबा चुनाव में आ रहे हैं, और प्रमुख राजनीतिक दलों को उनके खिलाफ भी रणनीति बनानी पड़ रही है, रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। ये बड़ी चीज होती है, एक नए लोग आते हैं चुनाव में, नई पार्टी जब आती है चुनाव में तो। और उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी रणनीति बना रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी अगर आप देखेंगे, महतो, मांझी और मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर वो राजनीति करती थी। बीच के दिनों में महतो वोट उनसे कुछ छिटका भाजपा की तरफ आई थी, सुदेश महतो की तरफ गई थी। तो अब उस वोट को उन्होंने देखा कि मथुरा महतो जीते, उसके बाद जगन्नाथ महतो जीते थे चुनाव, फिर बेबी देवी चुनाव जीती, इससे पहले योगेंद्र प्रसाद चुनाव जीते थे गोमिया से। ऐसा नहीं था कि महतो वोट से, और जेपी पटेल भी पहले जेएमएम से ही जीते थे। तो महतो वोट पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो गया है, ऐसा भी नहीं है। और सुदेश महतो के महतो वोट को पूरी तरह से जयराम ने कैप्चर कर लिया है, ये भी नहीं है, ये भी सच्चाई नहीं है। आज के दिन में भी सुदेश महतो का उस वोट बैंक में पकड़ है। अब अगर आप भाजपा के नेताओं को देखेंगे तो विद्युत वरण महतो ने साबित कर दिया कि कोल्हान प्रमंडल में वो हैं, और महतो वोट उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में लीड लेकर के, क्योंकि उनके लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कोई भी विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर वहाँ पर नहीं है जहाँ पर कि महतो वोटरों की संख्या नहीं है। और कई महतो नेता को जमशेदपुर संसदीय सीट ने दिया, शैलेंद्र महतो हो, आभा महतो हो, निर्मल महतो हो, सुनील महतो हो, सुधीर महतो हो, सबको दिया। सविता महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीती हैं चुनाव, महतो हैं। तो पूरे तौर पर अगर ये कहा जाए कि महतो मतदाता जो है सो उलट गए हैं और जयराम जो है सो उसके भरोसे अपनी बेतरनी पार कर लेंगे, तभी ये सवाल मन में आया कि कहीं दीपावली के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं 13 तारीख को और 20 तारीख को, यहां तक पहुंचते पहुंचते 13 नवंबर और 20 नवंबर तक पहुंचते पहुंचते जो जयराम रूपी बम अभी चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, ये कहीं टाई टाई फिस ना हो जाए, ये बम कहीं फुस ना हो जाए।
कहीं ये सुतिया बम का ना काम करे। और ये दृश्य बनते जा रहे हैं धीरे धीरे कर, क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, वो एक बारगी जो है सो कोई नए चेहरे आकर के उस पार्टी को धराशायी कर देगा, ऐसा नहीं होता है। 2-4 सीट पर इस तरह की चीजें बनती है। और झारखंड का तो इतिहास रहा है कि पार्टियों के इतर कुछ लोग हमेशा जीतते आते हैं। सिंगल व्यक्ति लोग भी, माले से विनोद सिंह जीते, एनसीपी से कमलेश सिंह जीते थे। पहले भी आपने देखा होगा, हरिनारायण राय हो, भानु प्रताप शाही हो, बंधु तिर्की हो, चमरा लिंडा हो, एनोस एक्का हो, ये सभी लोग अकेले अकेले जीत करके चुनाव आए थे। और इस बार भी ये सीन बन रहा है कि जो त्रिकोणात्मक लड़ाई हो रही है जिन 14 सीटों पर, मुख्य रूप से उन्हीं 14 सीटों पर जो है सो इक्का दुक्का नया चेहरा आएगा। बाकी के जो अन्य सीटों पर जो हैं, 67 सीटों पर जो सीधी लड़ाई हो रही है, 67 सीटों पर जो लड़ाई हो रही है, उन 67 सीटों पर जो है 65 सीटों पर जो है सो आप देखेंगे आमने सामने की लड़ाई है। 2 सीट मैंने बताया चतुष्कोणीय लड़ाई के दिख रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। और ये स्थिति जो बनती है, इस स्थिति के बाद जो है सो आप सीधे तौर पर देखेंगे जो चुनाव परिणाम झारखंड के आने वाले हैं, उस चुनाव परिणाम में आपको तराजू के एक पलड़े पर आपको एनडीए दिखाई देगा और दूसरे पलड़े पर आईएनडीआई गठबंधन दिखाई देगा। अब बड़ी बात यह है कि एनडीए कितना गेन कर पाता है सत्ता तक पहुंचने के लिए, और इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान होता है सत्ता से हटने के लिए, या फिर इंडिया गठबंधन और कितना गेन करती है या सस्टेन कर पाती है जो उसके पास अभी सीटें हैं। क्योंकि अगर सस्टेन भी कर लेती है इंडिया गठबंधन तो जाहिर तौर पर मान के चलिए कि उनकी सरकार बची रह सकती है। जितने 47 विधायक हैं उनके सभी गठबंधन के मिला करके, तो अगर वो कंटिन्यू कर जाते हैं, वो स्थिर रह जाता है, तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। और एनडीए अगर सेंधमारी करती है, एनडीए अगर सीटें ज़्यादा ले आती हैं, तो एनडीए के लिए शुभ संकेत हो सकता है। हालांकि जो दृश्य बन रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ट्राइबल की जो सीटें थी 2019 के चुनाव में, मात्र 2 सीटें एनडीए या भाजपा जीत पाई थी, बाकी की 26 सीटें इंडिया गठबंधन के पास गई थी। ऐसी स्थिति में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उन ट्राइबल सीटें जो उनके हाथों से निकल गई, 2014 में जो ट्राइबल सीटें आई थी, वो जो उनके हाथ से निकल गई, फिसल गई थी, उन ट्राइबल सीटों को कैसे वापस किया जाए। और अगर उसमें भाजपा सफलता पा लेती है, एनडीए सफलता पा लेता है, तो मुश्किलें आईएनडीआई गठबंधन के लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन ये तो मान के चलिए कि जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उस दृश्य में जो है सो सोशल मीडिया पे लाख हल्ला करते रहे हों, जयराम महतो एक टूल बन के रह जाएंगे। ये जो दृश्य अब तक सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर ताकीद कर रहा है। बहरहाल फिर से एक बार आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुरोध होगा कि पटाखे जो फोड़े उसमें ध्यान रखें, माता पिता जो है वो अपने बच्चे को अकेले पटाखा फोड़ने के लिए ना भेजें, उनके साथ रहें, और जितना कम हो सके वायु प्रदूषण हो इसका भी ध्यान रखें। मिट्टी के दिए जलाएं ताकि हमारे जो कुम्हार भाई हैं उनको आर्थिक लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।